गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं, एक बार सभी बताएंगे एक बार कैसे हैं। आज देखो जुकाम लग रही है, नाक से बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तबीयत खराब है तो गुरुजी रेस्ट करो। नहीं भाई, रेस्ट नहीं करना, ना तो रेस्ट करने देना है ना रेस्ट करना है। ठीक है, ना तो सोऊंगा ना सोने दूंगा। तुम्हारी नाक में दम करके रखूं, क्योंकि तुमने भी मेरी नाक में दम किया हुआ है। गुरुजी क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं मेरे भाई। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई आज की क्लास। और आज की क्लास में देखो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो चीजें रह रही हैं उनको मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, चैप्टर जब कंप्लीट होगा उसके बाद में एक पन्ना अपन को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है मैंने तुम्हें बता रखा है। कई बार अपन को क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मुझे वो हाँ आरबीसी वाला याद दिलाना है कि आरबीसी में मतलब आरबीसी जो होती है ऊंट और लामा में पाई जाती है। आरबीसी मतलब ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि नॉर्मली नहीं पाया जाता। गुरुजी कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई, आरबीसी में पहले क्या होता है, बनता तो है, आरबीसी में केंद्रक पहले बनता तो है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर गुरुजी क्या बात है मेरे भाई, बात ये है कि ऊंट और लामा ऐसे जानवर है जिनकी आरबीसी में केंद्रक रहता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करें। बताएंगे सभी, स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास को। बताएंगे सभी कैसे हैं गुरुजी, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम चकाचक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई। चलो आज हम जो बात कर रहे थे मेरे भाई, आज हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कृत्रिम अपोहन की। कृत्रिम अपोहन का मतलब है, कृत्रिम अपोहन का मतलब क्या है मेरे भाई, क्या है अपोहन का मतलब क्या होता है, डायलिसिस। और कृत्रिम का मतलब मतलब मशीनों द्वारा, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। आर्टिफिशियली आर्टिफिशियल डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस का मतलब है कृत्रिम अपोहन। कृत्रिम अपोहन क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। अपोहन है क्या चीज, अपोहन एक ऐसी प्रक्रिया है मेरे भाई, अपोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, हमारे ब्लड में से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको अलग किया जाता है। कौन करता है सर, कौन करता है, किडनी करती है। किडनी में भी कौन सा, नेफ्रॉन, किडनी में भी क्या, नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है, किडनी की इकाई बोली जाती है, वृक्क की इकाई बोली जाती है। ठीक है, नेफ्रॉन को और क्या बोला जाता है गुरुजी, नेफ्रॉन को वृक्काणु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हिंदी में, वृक्काणु भी बोला जाता है। ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। वृक्क की आकृति कैसे, सेम के समान, कितने क्या क्या मतलब सेम की फली, सेम की जो बीज होता है, सेम की फली के बीज के समान, सेम की फली के बीज के समान। अच्छा कितने ग्राम की गुरुजी, 140 ग्राम की। कितने ग्राम की, 140 ग्राम की। क्या करती है, ब्लड में से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, उनको क्या करता है मेरे भाई, दूर करता है। गुरुजी कृत्रिम अपोहन की जरूरत क्यों पड़ी मेरे भाई, कई बार क्या होता है मेरे भाई, जैसे चोट लग गई या फिर अपने पास कोई हादसा हो गया, इन हादसों के दौरान क्या होता है कि हमारी किडनी, हमारी जो वृक्क है मेरे भाई, वो काम करना मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता तो हमारे ब्लड का फिल्टर नहीं हो पाता, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता, मतलब कि ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है वो हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं, हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं, हमारे शरीर में ही रह जाते हैं। तो गुरुजी क्या करें, क्या करें, अरे भाई करना कुछ भी नहीं है, कृत्रिम अपोहन की विधि चलती है, कृत्रिम अपोहन की विधि चलती है। उसमें क्या होता है गुरुजी, उसमें यह होता है मेरे भाई, एक मशीन होती है, उस मशीन में क्या होता है मेरे भाई, उस मशीन से जो तुम्हारा ब्लड है उसमें से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, उनको अलग कर लिया जाता है। और यूरिया के मतलब यूरिया या मूत्र के रूप में क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है गुरुजी, अगर ये नहीं निकले तो क्या होगा मेरे भाई, ये होते हैं हानिकारक पदार्थ। क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ। अगर मेरे भाई ये हानिकारक पदार्थ है और ये हानिकारक पदार्थ हैं तो हमारे शरीर में अगर रह गए तो हमारी जान भी जा सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है। ये काम इसलिए दिक्कत करता है, मतलब इसलिए कृत्रिम अपोहन की जरूरत पड़ी कि अगर भाई किसी की किडनी काम नहीं कर रही तो उसको क्या करेंगे। तो देखना एक डायलिसिस की मशीन होती है, कैसी होती है वो मैं दिखाऊंगा, कैसे काम करती है वो भी बताऊंगा, क्या काम करती है ये भी बताऊंगा, कब काम में ली जाती है ये भी बताऊंगा। सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूं मेरे भाई। अब समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, मैं पहले एक बार मशीन दिखाता हूं तुम्हें कि वो मशीन होती कैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि मशीन तो हो गई, लेकिन इस मशीन मतलब मशीन काम कैसे करती है, कैसे कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, देखेंगे सभी, ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़े मेरे भाई, आगे आगे बढ़े। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, हाँ गुरुजी स्टार्ट करो। ठीक है मेरे भाई, देखो ये होती है कृत्रिम अपोहन की हमारे पास क्या, चलो मैं इसको अभी बड़ा कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। इस तरीके की मशीन होती है मेरे भाई, क्या होती है, मशीन। अच्छा गुरुजी कैसे क्या करते हैं मेरे भाई, एक तो लगती है धमनी में,
ठीक है, और एक लगती है शिरा में। मेरे भाई दो इंजेक्शन, दो इस तरीके से कैनुला टाइप, दो इस तरीके से कैनुला होते हैं। एक लगता है धमनी में, एक लगता है शिरा में, एक लगता है धमनी में और एक लगता है शिरा में। गुरुजी अलग अलग? हाँ मेरे भाई अलग अलग। ठीक है, आगे देखेंगे। जब मेरे भाई ये अलग अलग लगेगा, ये उपकरण से शिरा का मार्ग, देखो मेरे भाई ये तो है शिरा वाला मार्ग। शिरा शर्माकर क्या करेगी? ले जाएगी। धमनी धमकाकर ले जाएगी। ठीक है, शिरा शर्माकर लाती है, धमनी धमकाकर ले जाती है। तो धमनी क्या करेगी मेरे भाई? यहां से देखो, दो इस तरीके से पिन लगी हुई है, दो इस तरीके से सुई लगी हुई, नीडल लगी हुई है, कैपुला, जो भी कैनुला फैनुला क्या होता है, कैन बोलते हैं अपन, कैनुला ही बोलते हैं शायद, है ना। तो देखो मेरे भाई इस तरीके से दो लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो दो कैनुला लगे हुए हैं, तो एक कैनुला तो अपने किसका है? धमनी का, और एक किसका है? शिरा का। तो धमनी से क्या होगा? रक्त जाएगा मेरे भाई, ये ब्लड गया यहां से, ब्लड जाएगा, तो धमनी से पंप का मार्ग, धमनी से पंप का मार्ग, तो यहां से क्या होगा मेरे भाई? यहां से तुम्हारा ब्लड जाएगा, क्या करेगा? ब्लड जाएगा। अब ब्लड जाएगा तो ये नलिया जो है, ये नलिया जो है मेरे भाई, ये किससे बनी हुई है? पारगम्य झिल्ली से। किससे? पारगम्य झिल्ली से, चयनित पारगम्य झिल्ली। चयनित पारगम्य का मतलब सेलेक्टेड है मेरे भाई, ये क्या है? सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या है? चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिकाएं हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा मेरे भाई? यहां पे तुम्हारा क्या होगा? ये ब्लड जो है, ये ब्लड जो है इन नलिकाओं से होकर गुजरेगा। जब इन नलिकाओं से गुजरेगा तो जो हानिकारक पदार्थ है क्या है, या फिर अपने पास और कोई साल्ट है, मतलब और कोई लवण है, तो उसका क्या करेगा मेरे भाई? उसका क्या करेगा? ये इसमें से क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। मतलब कि कैसी है? पारगम्य झिल्ली है, मतलब कि आर पार देखा जा सकता है, तो आर पार देखा जा सकता है, मतलब कि इसमें से क्या करेगा? इसमें से क्या करेगा मेरे भाई? जो अमोनियम है, अमोनिया है और यूरिया है, जो हानिकारक पदार्थ है, उसको ये क्या कर लेगा? बाहर निकाल लेगा। जो येलो कलर में दिख रहा है मेरे भाई, किसके लिए दिख रहा है? येलो कलर में दिख रहा है। उसके बाद में जो ब्लड है मेरे भाई, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारे शिरा के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाएगा। अब देखो मेरे भाई यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे दो नलियां दी हुई हैं, एक तो क्या है? अपोहन के लिए ताजा विलियन, और एक है अपोहन के बाद का विलियन। ठीक है, अपोहन के लिए ताजा विलियन मतलब कि सर देना भी पड़ता है। हाँ मेरे भाई देना तो पड़ेगा, जब तुम दे ही नहीं रहे तो ले क्या लोगे भाई? रक्त है ये, एक बार सर्कुलेशन हो गया, इसका सर्कुलेट हो गया पूरे के पूरा उसमें वृक्क में। मान लो ये डायलिसिस की मशीन है, इसमें सर्कुलेट हो गया, अब यूरिया बाहर निकल गया। अब इसको वापस मतलब ब्लड में जाने के लिए, या ब्लड को फ्लो के लिए, या फिर हम बोले कि ब्लड में मतलब अब ये जैसे निकला है यूरिया, तो किसी ना किसी चीज तो कमी हुई होगी ना इसमें। हाँ गुरुजी, अब जैसे तुम बोलोगे गुरुजी यूरिया का मतलब अपने पास जैसे टॉयलेट वगैरह होता है, टॉयलेट जैसे आपने किया तो टॉयलेट में जल भी तो है। हाँ गुरुजी, तो जल की कमी होगी। हाँ गुरुजी, डायलिसिस का प्रक्रम चल रहा है, डायलिसिस की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए क्या करते हैं? अपन एक विलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक विलियन। ये होता है मेरे भाई अपोहन के लिए ताजा विलियन। क्या होता है? अपोहन के लिए ताजा विलियन। अब ये ताजा विलियन जब इनमें से बहता है तो ये क्या करता है? अमोनिया वाले जो लवण है उनको तो अवशोषित कर लेता है, और इस तरीके से अलग वाली मतलब जो बोतल होती है उसमें वापस अपने पास इकट्ठा हो जाता है। तो ये है अपोहन के बाद का विलियन, और ये अपोहन के लिए ताजा विलियन। ठीक है मेरे भाई, ये अपोहन का विलियन है जो येलो कलर में दिख रहा है। पीले कलर में क्या दिख रहा है? अपोहन का विलियन। लाल कलर में जो दिख रही है ये नलिकाएं हैं, कैसी है? चयनित पारगम्य झिल्ली वाली नलिकाएं हैं। ठीक है, इनमें क्या है मेरे भाई? जो लाल रंग में दिख रहा है वो ब्लड है। क्या है? ब्लड मतलब खून है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ठीक है, चलो बताएंगे सभी, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा दूं? चलो लिख लेंगे मेरे भाई थोड़ा सा, लिखेंगे मेरे भाई। लिखेंगे सभी? क्या लिखेंगे गुरुजी? लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई? कहाँ पे गए? लिखेंगे, लिखेंगे। यह एक उपकरण होता है, कृत्रिम वृक्क में लिखेंगे यह एक उपकरण होता है। 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 यह एक उपकरण होता है। यह एक उपकरण होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजनी युक्त जो व्यर्थ पदार्थ रहता है, नाइट्रोजनी युक्त व्यर्थ पदार्थ को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो लिखेंगे यह एक उपकरण होता है जो नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थों को
नाइट्रोजन अर्थ पदार्थों के द्वारा अपोहन की प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? अपोहन की प्रक्रिया के द्वारा। तो लिखेंगे यह एक उपकरण होता है जो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपोहन के द्वारा सब है डायलिसिस। अपोहन का मतलब क्या है मेरे भाई? डायलिसिस। ठीक है, देखो नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थों को अपोहन अपोहन के द्वारा अपोहन के द्वारा रक्त से अलग करता है। अपोहन के द्वारा रक्त से क्या करता है मेरे भाई? अलग करता, अलग करता है मेरे, रक्त से क्या करता है? ये अलग करता है। दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे लिखते हैं मेरे भाई। आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे? हमें कृत्रिम विवरक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्यों पड़ती है मेरे भाई? बताओ तो लिखेंगे एक बार इसमें। हमें सभी को लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे? हमें कृत्रिम विवरक की आवश्यकता कृत्रिम विवरक की आवश्यकता के है पड़ती है, बताओ। हमें कृत्रिम विवरक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है बहुत सारे कारक क्योंकि बहुत सारे कारक सारे कारक जैसे संक्रमण हो गया, संक्रमण हो गया, संक्रमण के अलावा क्या हो सकती है? चोट हो सकती है, लग जाए, या फिर रक्त प्रवाह क्या हो जाए? कम हो जाए, तो लिखेंगे कम रक्त प्रवाह। कम रक्त प्रवाह। ठीक है मेरे भाई, संक्रमण हो, चोट हो, या फिर कम रक्त प्रवाह हो, वृक्क की कार्य प्रणाली को लिख, वृक्क की कार्य प्रणाली को कार्य प्रणाली को कम कर देती है।
कम कर क्या कर देते हैं मेरे भाई, कम कर देते हैं। आगे लिखेंगे इससे शरीर में से हानिकारक पदार्थों की हानिकारक पदार्थों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मेरे भाई। हाँ, हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तो लिखेंगे से मृत्यु से मृत्यु हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे प्राय एक दिन में, लिखेंगे नीचे प्राय प्राय एक प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ वयस्क में, लिखेंगे लिखेंगे मेरे भाई प्राय एक स्वस्थ प्राय एक स्वस्थ वयस्क में, स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180, ना मेरे भाई 180 लीटर 80 कितना मेरे भाई, प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर, कितना 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन, आरंभिक निस्यंदन आरंभिक निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है मेरे भाई फिल्ट्रेशन। कल मैं बता रहा था ना कि निस्यंदन का मतलब अपशिष्ट होता है एक तरीके से मेरे भाई, जब फिल्टर होता है, ये क्या होता है एक तरीके से फिल्टर, ठीक है, तो फिल्टर के बाद में बचता क्या, अपशिष्ट है। ध्यान से समझिए, निस्यंदन मतलब कि फिल्ट्रेशन लिखेंगे, निस्यंदन के बाद में लिखेंगे, निस्यंदन के बाद में लिखेंगे भाई निस्यंदन, ब्रैकेट में लिखेंगे फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ठीक है भाई। मीनिंग देख लेना थोड़ी सी, लिखेंगे किस में होता है, ये वृक्क में होता है। 180 लीटर क्या का 180 लीटर क्या का, ये कहाँ होता है 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन, फिल्टर कहाँ होता है 180 लीटर रक्त का, है बताओ। ये प्राय एक स्वस्थ वयस्क में 80 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, कहाँ होता है, वृक्क में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, कहाँ होता है, वृक्क में होता है, कि जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन के उत्सर्जित
मूत्र का आयतन कितना है मेरे भाई? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर। क्या 12 लीटर? हाँ मेरे भाई 12 लीटर। उस सजीव मूत्र का आयतन आयतन का आयतन 12 लीटर लीटर है। आयतन 12 लीटर है। शेष बचा कहाँ जाएगा मेरे भाई? जो शेष निस्यंदन बचेगा ये पुनः अवशोषित हो जाता है। कहाँ हो जाता है? लिखेंगे शेष निस्यंदन रक्त नलिकाओं अवशोषित है, अवशोषित हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? शेष जो निस्यंदन है, शेष जो फिल्टर बचता है वो वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो दिख रहा है सभी को? हाँ गुरुजी। दिक्कत नहीं गुरुजी। चलो हो गया मेरे भाई, हो गया। चलो देखो मेरे भाई, अब मैं बता देता हूं तुम्हें, ठीक है? नेफ्रॉन के कार्य क्या क्या है मेरे भाई? देखो, नेफ्रॉन रक्त का निस्यंदन, मतलब कि नेफ्रॉन जो होता है वो रक्त को फिल्टर करता है। निस्यंदन का मतलब क्या हो गया? फिल्ट्रेशन। क्या हो गया मेरे भाई? फिल्ट्रेशन हो गया। क्या बोलते हैं इसको? फिल्टर बोलते हैं। देखो हिंदी में अटपटे लगते हैं ना कई बार नाम। हाँ गुरुजी पढ़ा दिया करो, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा गुरुजी, पढ़ा दिया करो, हाँ लायक। चलो देखो, नेफ्रॉन जो होता है वो रक्त का निस्यंदन, रक्तचाप का नियंत्रण, आरबीसी कोशिकाओं का उत्पादन एवं इलेक्ट्रोलाइट्स व पानी के संतुलन का कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या काम करता है गुरुजी? ये काम करता है उत्पादन का, किसका? आरबीसी कोशिकाओं के उत्पादन का, इलेक्ट्रोलाइट और पानी के संतुलन का, बीपी ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है उसके नियंत्रण का, उसके अलावा किसका मेरे भाई? रक्त का निस्यंदन करता है। किसका करता है? रक्त का निस्यंदन, मतलब कि रक्त को फिल्टर करता है। आओ मेरे भाई, ये तो बात हो गई नेफ्रॉन के कार्य की। अब कृत्रिम वृक्क की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कृत्रिम वृक्क, डायलिसिस मशीन। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? डायलिसिस मशीन बोल दो, या डायलिसिस मतलब डायलिसिस, मतलब इसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं। मुझे इतना पता है, हिंदी हिंदी जानता नहीं हूँ, ठीक है? तो कम जानता हूँ मैं, के लिए आया हूँ, सिखा दो मुझे, ठीक है? चलो देखो, कृत्रिम वृक्क यह एक उपकरण होता है। यह क्या होता है? एक उपकरण होता है मेरे भाई। ठीक है, दिख रहा है गुरुजी, कोई बात नहीं। तो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों को अपोहन, मतलब कि डायलिसिस के द्वारा रक्त से अलग करता है। क्या करता है? डायलिसिस के द्वारा रक्त से अलग करता है। अपोहन के द्वारा क्या करता है? रक्त से अलग करता है। किसको? नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ को, मतलब कि जिनमें नाइट्रोजन होती है। अमोनिया हो गया, अमोनिया में क्या आता है? NH3। क्या आता है? NH3। क्या होता है? यूरिया में भी क्या आता है? अमोनिया आता है, मतलब कि एन आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। इनको क्या करता है? रक्त से अलग करता है। किसके द्वारा? डायलिसिस के द्वारा, अपोहन के द्वारा। कौन करता है? वृक्क करता है। दो तरीके के, कृत्रिम और प्राक, मतलब जो अपने पास नेचुरली होता है वो। ठीक है, तो कृत्रिम क्या करता है भाई? किसी कृत्रिम क्या होती है? एक मशीन होती है। क्या होती है? एक तरीके से मशीन होती है। आगे बात करते हैं मेरी। हमें कृत्रिम वृक्क की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे कारक, जैसे कि संक्रमण हो गया, मान लो किडनी में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। हाँ गुरुजी, किडनी में कई बार चोट लग जाती है, या फिर कम रक्त प्रवाह हो, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड प्रवाह जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा हो, वृक्क की
कार्य प्रणाली को कम कर देते हैं, वृक्क की कार्य प्रणाली को क्या कर देते हैं मेरे भाई, कम कर देते हैं। वृक्क जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता मतलब कि कार्य प्रणाली को कम कर देता है, इससे शरीर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में क्या हो जाता है मेरे भाई, शरीर में क्या हो जाता है, हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। जिससे क्या हो सकती है, मृत्यु। तो मेरे भाई ये हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं तो अच्छे हैं, या फिर पड़े रहने दिए जाए तो अच्छे हैं। तुम बोलोगे गुरुजी ये तो शरीर से बाहर निकल जाए ना, उनमें ही फायदा है। एक को कटा है कलेश, हम भाई कटा है कलेश, ये कटेगा कलेश कैसे, डायलिसिस के द्वारा, अपोहन के द्वारा। अपोहन के द्वारा क्या होगा, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनको रक्त से अलग कर लिया जाएगा और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाल दिया जाएगा मेरे भाई, या फिर पेशाब के रूप में एक तरीके से, ठीक है। आगे देखो, प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। ध्यान से सुनेंगे, कितना लीटर, 180 लीटर। क्या होता है, फिल्टर होता है। क्या होता है, ब्लड। ब्लड क्या होता है मेरे भाई, एक जो स्वस्थ वयस्क आदमी है, एक स्वस्थ वयस्क आदमी है, उसके पर डे का मतलब डेली की डेली 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन किसमें होता है मेरे भाई, वृक्क में होता है, किडनी में होता है। किसमें होता है, वृक्क में होता है, किडनी में होता है। इसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 12 लीटर है। मतलब हम कितना बाहर निकालते हैं गुरुजी, 12 लीटर। कितने लीटर, 12 लीटर। और फिल्टर कितने ब्लड का, 180 लीटर का। मतलब 180 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 168। 168 12 68 2 70 10 80, 168 लीटर। तो 168 लीटर जो है वो क्या किया जाएगा, वापस से किडनी की जो रक्त नलिकाएं हैं, जो किडनी की जो ट्यूब्स है, ठीक है, किडनी डक्ट है, जो नलिकाएं हैं, उनमें से क्या कर लिया जाएगा, उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा, पुनः अवशोषित हो जाती है। ये वाला चित्र मैंने तुम्हें समझा दिया, ये वाली चीजें मैंने तुम्हें समझा दी। अब मेरे भाई एक अंतर है, किस किस में मेरे भाई, किस किस में, कृत्रिम वृक्क में और वृक्क में, तो वो भी लिख लेंगे। आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे। अभी तो टाइम बच रहा है, आज मैं रिवीजन करा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो देखते हैं मेरे भाई। अभी देखो कुछ चीजें रह रही हैं, क्या चीजें रह रही हैं मेरे भाई, तुम्हारे जो चीज रह रही हैं ये हैं जो मैं बताऊंगा। क्या मेरे भाई लोग, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नोट डालकर, नोट डालकर लिखेंगे मेरे, नोट डालकर लिखेंगे। डालकर क्या लिखेंगे, लिखेंगे वृक्क में निस्यंदन, लिखेंगे जो वृक्क होता है ना, वृक्क, ठीक है, लिखेंगे वृक्क में जो निस्यंदन है में क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, लेकिन कृत्रिम वृक्क में ऐसा नहीं होता। लिखेंगे वृक्क में निस्यंदन, वृक्क में निस्यंदन, लिखेंगे पुनः अवशोषित हो जाता है। लिखेंगे वृक्क में निस्यंदन पुनः अवशोषित हो जाता है। रक्त में जो निस्यंदन है वो पुनः अवशोषित हो जाता है, जबकि जबकि इसमें कृत्रिम वृक्क में, जबकि ये भाई मैन अंतर है, इसका अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इसमें। लिखेंगे जबकि कृत्रिम वृक्क में ऐसा नहीं होता, जबकि कृत्रिम वृक्क का
नहीं होता है। ठीक है, अगली लिखेंगे स्टोर्च या मंड का परीक्षण। भाई एक वो चीज लिखो पहले, नहीं भूल जाएंगे फिर बाद में, कि ऊंट व लांबा लामा डाल के लिखो, लिखेंगे ऊंट व लामा लामा ऐसे आरबीसी केंद्रक पाया जाता है मेरे भाई, पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलो ऊंट व लामा ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब लिखेंगे स्टोर्च या मंड का परीक्षण, हेडिंग डालेंगे स्टोर्च का लिखेंगे स्टोर्च का परीक्षण, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई का परीक्षण। स्टोर्च या मंड का परीक्षण, मंड ही बोलते का परीक्षण का मतलब टेस्ट, टेस्ट है मेरे भाई। चल आगे बढ़ते, क्या लिखेंगे इसमें मेरे भाई, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की, किसकी, आयोडीन विलयन की, तो लिखेंगे पत्तियों पर आयोडीन विलयन, पर आयोडीन विलयन की, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर, लिखेंगे आयोडीन विलयन की से डालकर, से डालकर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर्च या मंड का परीक्षण कर सकते हैं। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर हम हम टॉर्च टॉर्च या मंड की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। मंड उपस्थिति का जब हम पत्तियों पर
आयोडीन के ऊपर आयोडीन के कुछ बूंदे डालते हैं तो लिखेंगे और आयोडीन के तनु विलयन की की पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर हम स्टोन या मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब हम पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन के कुछ बूंदे डालते हैं तब तब आयोडीन के संपर्क में कौन आ जाता है? स्टोर। तो लिखिए तब आयोडीन आयोडीन के संपर्क में आ जाता है और आने के बाद में क्या होता है मेरे भाई? पत्ती का जो रंग होता है वो गहरा नीला हो जाता है, जैसे काले की तरह। जैसे एक तरीके से काला होता है लेकिन नीले कलर का होता है। कैसा होता है? नीले। तो लिखेंगे तब आयोडीन मंड के संपर्क में आ जाता है आयोडीन मंड आने पर आन का आन का आन का रंग गहरा नीला हो जाता है। गहरा नीला होता है। ऐसा हो जाता है मेरे भाई? गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या दिखाऊं? चलो देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा किताब पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें ये चीजें दिखवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई? चित्र तुम्हें बनाना है, देखो ध्यान से समझेंगे। वृक्क में निस्यंदन पुनः अवशोषित हो जाता है जबकि कृत्रिम वृक्क में ऐसा नहीं होता। ये मेन डिफरेंस हो गया मेरे भाई, वृक्क में और कृत्रिम वृक्क में क्या हो गया? ये मेन डिफरेंस हो गया। और कौन सा गुरुजी? कि भाई इसमें कृत्रिम वृक्क में तो क्या हो जाता है मेरे भाई? कृत्रिम वृक्क में जो होता है मेरे भाई पुनः अवशोषण नहीं होता, जबकि जो नॉर्मली वृक्क होता है उसमें पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण हो जाता है। ठीक है। ऊंट व लामा ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कई बार पूछ लेता है निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, या निम्न में से किसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो लिखेंगे ऊंट, पहला दे देगा ऊंट, दूसरा दे देगा लामा, तीसरा दे देगा मानव और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखना है, या फिर बोल देगा तीनों में। तो हमें ध्यान रखना है कि मानव है, मानव जो हम है, मानव है, इसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है गुरुजी? मेरे भाई ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं, ऊंट और लामा ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट का मतलब कैमल है मेरे भाई, कैमिल, कैमिल। ठीक है मेरे भाई? देखो, स्टोर्च या मंड का परीक्षण, स्टोर्च या मंड का परीक्षण। पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर, जो भी हमारे पास पेड़ की पत्ती होती है हमें उसमें मतलब हमें स्टोर्च का पता करना है कि इसमें मंड है या नहीं, स्टोर्च है या नहीं, इसमें भोजन है या नहीं, बनाया है या नहीं। इसमें हम क्या करेंगे? आयोडीन की
लेंगे। आयोडीन भी कैसा, दो तरीके का मेरे भाई, सांद्र और तनु। तो हम यहाँ पे कौन सा काम लेंगे गुरुजी, तनु। तनु का मतलब क्या कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा और आयोडीन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो देखो मेरे भाई, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालकर हम स्टोर्च या मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब हम पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं, तब आयोडीन मंड के संपर्क में आने पर, तब आयोडीन जो है वो मंड के संपर्क में आने पर उस स्थान का रंग कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। संपर्क में आने पर उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे वो ब्लैक कलर का हो। जैसे ये बोर्ड दिख रहा होगा तुम्हें, कैसा दिख रहा है, काले काले रंग का, ये हल्का नीला दिख रहा होगा तुम्हें, कैसा दिख रहा है, हल्का नीला सा, ठीक है। तो मतलब गहरा नीला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, गहरा नीला। गहरा नीला गहरा नीला हो जाता है, कैसा हो जाता है मेरे भाई, हरे रंग से कैसा हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को। मेरे भाई मैंने चैप्टर करा दिया पूरा, चैप्टर करा दिया मैंने पूरा, रिवीजन मैंने इसका करवा दिया। अब मैं किताब खोल रहा हूँ, किताब के जितनी आ जाएगा उतना अपन पढ़ते हैं, क्योंकि कल फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें मेरे भाई किताब का। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है तो बताएंगे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई मैं पढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। ठीक है मेरे भाई, चलो देखते हैं मेरे भाई, किताब निकाल लेता हूं मैं, किताब की रीडिंग करेंगे। क्लास है तुम्हारी। अब किताब के बारे में हम बात, चलो देखो मेरे भाई, अब आ गए हैं हम किताब पर। अब किताब की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किताब के। देखो मेरे भाई, अब मैं इस पे रीडिंग लगवा रहा हूँ, क्योंकि कल भी अपन को कम टाइम मिल पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, तो अपन टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो। ठीक है मेरे भाई, पांचवा चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है मेरे भाई, जैव प्रक्रम अध्याय 5। ये तुम्हारा हृदय का चित्र दिख रहा है। नीले रंग में जो है वो क्या है, अशुद्ध रक्त है, और लाल रंग में जो थोड़ा ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, पीला पीला सा, हल्का हल्का पीला ऑरेंज कलर में, ये तुम्हारे पास शुद्ध रक्त है मेरे भाई। ठीक है, देखो, हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव, अजैव का मतलब जिनमें जीव नहीं होता, जीव नहीं होता तो मतलब नहीं होता, नहीं मतलब नी का मतलब निर्जीव, और सजीव में हम जीव होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, जीव होता है। तो सजीव तथा अजैव मतलब निर्जीव, कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। तो सजीव क्या है और निर्जीव क्या है मेरे भाई, सजीव वो है जो सांस लेते हैं, गति करते हैं, मैंने बताया था। तो देखो मेरे भाई, यदि हम कुत्तों को दौड़ते हुए देखते हैं, या गाय को जुगाली करते हुए, अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं, तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं मेरे भाई, तुमने जानवरों को तो देख लिया कि वो सांस ले रहे हैं, मतलब जिंदा है, इसलिए उनमें जीव है, लेकिन अब पेड़ पौधों को कैसा पता करोगे भाई तुम, तो आगे देखेंगे। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं, हमसे प्रश्न पूछा है तो हम बताएंगे। हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी हो न होकर अन्य रंग की होती है। तो मेरे भाई देखो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलेगा, गुरु सजीव क्या होता है, मैंने बताया भाई, कहा है घोड़े कुत्ते ये सारे के सारे सजीव है। पेड़ भी सजीव है, हाँ गुरु जी ये सजीव है, काई दिक्कत आ रही है, क्या मतलब बताओ। तो मैं तुमसे पूछूंगा भाई क्यों है, क्या क्या हरी पत्ती है। अरे नालायक को, मान लो तुम पता है तुमने, हरी पत्ती होती है, बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती है, लाल रंग की होती है, मैरून कलर की होती है ना। तो हाँ गुरु जी होती है, हाँ गुरु जी है। तो मेरे भाई अब क्या उनसे पता चल जाएगा कि सजीव है निर्जीव है, नहीं गुरु जी ऐसे तो पता। क्या करेंगे मेरे भाई, देखो, वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। मैंने क्या बताया कि जो पेड़ पौधे हैं वो वृद्धि करते हैं, गति करते हैं,
सॉरी वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि। तो मेरे भाई क्या कहेंगे हम? देखो क्या बोला इसने कि वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियां वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती है, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। परिलक्षित का मतलब है जिसके लक्षण नहीं दिख रहे कि इसमें वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो क्या है? सजीव है। फिर भी क्या है? वो सजीव है। आगे देखते हैं मेरे भाई। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाले गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर, अति सूक्ष्म मतलब क्या है भाई? अंदर की बात समझने पर। देखो ऐ तो सारी चीजें कंफ्यूजन में डाल रही है। हाँ गुरुजी, इसका आंसर अपन को आगे मिलेगा। तो देखो मेरे भाई, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बारीकी से जो हैं वो हमें सीधी आंखों से दिखाई नहीं देती। तो क्या करेंगे? आगे देखो। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। अब किसी कोई पदार्थ है, जैसे मान लो ये पदार्थ है, क्या इसमें अणुओं की गति हो रही है नहीं हो रही? तो गुरुजी बोलोगे गुरुजी अणु दिखे तो सही, तभी तो बताएंगे गति हो रही है नहीं हो रही। तो अणु दिख ही नहीं रहा। आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीवन विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे एक चीज, ये मैं नहीं, ये देखो एक चीज बता रहा हूं। विषाणु जो होता है वो सजीव है या निर्जीव, इसके बारे में तुम बता ही नहीं सकते। गुरुजी क्यों? मेरे भाई जब ये किसी शरीर के बाहर रहता है तो ये होता है निर्जीव, लेकिन जैसे ही किसी सजीव के संपर्क में आ जाता है, किसी जीव के संपर्क में आ जाता है, किसी अन्य शरीर में चला जाता है, तो ये हो जाता है सजीव। तो विषाणु जो होता है वो सजीव भी है और निर्जीव भी। जब तक वह किसी शरीर में प्रवेश नहीं करता, किसी अन्य शरीर में प्रवेश नहीं करता, तब तक वह निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही किसी शरीर में, किसी बॉडी में, किसी अन्य जीव में क्या कर लेता है, वो अंदर प्रवेश कर लेता है, तो वो हो जाता है क्या मेरे भाई? सजीव हो जाता है। आगे देखेंगे। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है मेरे भाई? भाई जीवन में ये आणविक गतियां हो ही क्यों रही हैं, है ना? तो पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं। क्या देख चुके हो? कि हमने कौन देखा भी, मुझको पता है मेरे भाई, तुमने कौन देखो भी। आ जाओ। कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। सजीव की संरचना कैसी होती है? सुसंगठित। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं हो सकती हैं, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन कौन से हैं, आइए खोजते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। जैव प्रक्रम क्या है? पहली बात तो चीज, चैप्टर का नाम ही है जैव प्रक्रम। तो मेरे भाई जैव प्रक्रम है क्या चीज, ये तो बताओ पहले। तो मेरे भाई देखो, जैव प्रक्रम मैंने तुम्हें लिखाया है। क्या लिखाया है? कि भाई सरल कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, ठीक है, उनको रक्त में मिलाना, उनसे आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना और उनको शरीर की मरम्मत, शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए क्या करना, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। ये क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी? तुम बताया था। चलो मेरे भाई आगे देखते हैं। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। मेरे भाई जैसे मैं पढ़ा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तब भी ये क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य चलता रहता है हमारे शरीर में, कार्य चलता रहता है। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो वो सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का मतलब है मेरे भाई मेंटेनेंस। क्या है? मेंटेनेंस। इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस, हिंदी में बोलते हैं अनुरक्षण। तो ये क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट-फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। कहां से आती है? यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से क्या आती है? बाहर आती है। आगे देखेंगे। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। मेरे भाई जो जीव के पास आ रही है, ये कहां से आ रही है? बाह्य। मैंने बताया था बाह्य ऊर्जा स्रोत से हम क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यही बात कह रहा है कि यह ऊर्जा के एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। कोई भी जीव है, जैसे मैं हूं, तो ये ऊर्जा जो आएगी वो कहां से आएगी? शरीर के बाहर से आएगी।
अब ये शरीर के बाहर से तो आएगी, लेकिन शरीर के बाहर से आने के लिए इसका एक प्रक्रम तो होना चाहिए, इसका एक प्रोसेस तो होना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ गुरुजी प्रोसेस तो होना चाहिए। तो इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं मेरे भाई? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा लिखाई है मैंने? हाँ गुरुजी लिखाई है। यदि जीव में, तो ध्यान से समझ लेंगे क्या कि मेरे भाई जो शरीर, हमारा जो शरीर है वो बाह्य ऊर्जा स्रोतों से क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके लिए क्या करता है? एक प्रक्रम चलता है। उस प्रक्रम को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोत को हम क्या करते हैं? प्राप्त करने के लिए भोजन और शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया, भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि जीव में अंदर लेने का मतलब मेरे भाई उसको तोड़ना, विघटन करना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, वो सारा पोषण है। क्या मैंने परिभाषा अच्छे तरीके से लिखाई है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अगर देखो शारीरिक वृद्धि हो रही है, हमें ऊर्जा की बात तो पता चल गई कि मेंटेनेंस हो गया, लेकिन और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता किसके लिए? शारीरिक वृद्धि के लिए। शारीरिक वृद्धि का मतलब है शरीर की वृद्धि के लिए। तो वो कहां से आएगी? तो ध्यान से समझेंगे। तो इसके लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को क्या करते हैं मेरे भाई? प्रयुक्त करते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, क्योंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। ये जो पर्यावरण है मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि मेरे नियंत्रण में हो, आपके नियंत्रण में हो। एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। तुम बोलो गुरुजी डायनासोर तो गल्ला बढ़ रहा, वाका नियंत्रण। अरे नालायक हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई जो पर्यावरण है मेरे भाई, रहता तो पर्यावरण में ही है वो। हाँ गुरुजी रहता तो पर्यावरण में ही है। तो पर्यावरण के नियंत्रण, पर्यावरण का जो नियंत्रण है वो एक जीव नहीं कर सकता। केवल अकेला जीव मतलब पर्यावरण को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो देखो, चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से होंगे? ये ऊर्जा ले तो रहे हैं, लेकिन ये कौन कौन से स्रोत होंगे? आगे देखिए, शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए मेरे भाई? कि तो विघटन होगा और निर्माण की आवश्यकता होगी, जिससे ये लास्ट में जाकर, अंततः मतलब लास्ट में जाकर ऊर्जा के एक समान स्रोत परिवर्तित हो जाएंगे, स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए? उपचयन और अपचयन के लिए। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग या उसका उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उसका खाद्य स्रोतों को क्या करना भाई? उनका विघटन करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। आगे देखेंगे, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जो एक कोशिकीय जीव है मेरे भाई, उसकी जो सतह होती है, उसकी जो पूरी सतह होती है पर्यावरण के संपर्क में रहती है। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है। तुम बोलो गुरुजी तो जल के अंदर रहता है। अरे मेरे भाई, जो जल स्रोत है, हवा है, पानी है, ये सारा पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण का मतलब क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण मेरे भाई, एक तरीके से, ठीक है, जिसमें हमारे वायुमंडल भी आता हो, स्थलमंडल भी आता हो, जलमंडल भी आता हो। तो देखेंगे आगे। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, या वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य का मतलब है मेरे भाई जो खराब पदार्थ है, जो अपचित पदार्थ है, या फिर मतलब बोल दे अपशिष्ट पदार्थ है, उसके निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे पास रेक्टम होता है, गुदा द्वार होता है, इस तरीके से इनको किसी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती, अन्य भाग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, अन्य अंग की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं और त्वचा से ही क्या कर देते हैं? वर्ज्य पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जित कर देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है मेरे भाई? मान लो ये बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। तो हमारी कोशिकाएं हैं क्या वो सीधे के सीधे संपर्क में है क्या? नहीं गुरुजी। हमारे शरीर की कोशिकाएं कहाँ हैं? हमारे शरीर के अंदर। कैसे ले रही हैं? देखो, हमने हवा ली, फेफड़े में गई, फिर उसके बाद में कोशिकाओं को मिल रही है। ऐसा थोड़ी सी कोशिकाओं ने ले ली, नहीं। लेकिन एक कोश क्या कर रहे हैं मेरे भाई? एक कोश के जो है वो क्या कर रहे हैं? भोजन को, मतलब जो भी बाह्य वातावरण है, जो ऑक्सीजन है, गैसों का आदान प्रदान है, वो सीधा कर रहे हैं। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय जीव जैसे मानव हो गया या और भी अन्य जीव हो गए बहुकोशिकीय है, उनमें ऐसा नहीं होता। आगे देखते हैं मेरे भाई,
अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। किसका है? ऊतकों का कार्य है। तो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, कोशिकाएं ले रही हैं, कोशिकाएं ले रही हैं, ऑक्सीजन को भी ले रही है, भोजन को भी ले रही हैं, लेकिन कोशिकाओं से ही तो मिलकर क्या बन रहा है? ऊतक। और ऊतक कैसा? विशिष्टीकृत। विशिष्टीकृत का मतलब है स्पेशली किसी चीज के लिए बना हो, ठीक है, वो ऊतक। लिए गुरुजी, अरे मान लो जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ की कोशिकाएं हैं, इन हाथ की कोशिकाओं के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक बना होगा जो हाथ को ही क्या कर रहा होगा? हाथ में ही काम कर रहा होगा। तो विशिष्टीकृत का मतलब है मेरे भाई अलग अलग। जैसे मान लो ये उंगली का ऊतक अलग, ये वाली उंगली का, ये वाली उंगली का, ये वाली उंगली का, अंगूठे का, इस हाथ का अलग, इस हाथ का अलग, मस्तिष्क का अलग, चेहरे का अलग, बॉडी का अलग, पेट का अलग, आंत का अलग, ठीक है, इस तरीके से पैरों का अलग, ठीक है। तो अलग अलग ऊतक होंगे। कैसे? उनको स्पेशली किया गया। स्पेशली का मतलब विशिष्टीकृत, मतलब कि उनको उनका काम बता दिया गया। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने बता दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, मतलब कि मैंने विशिष्टीकृत कर दिया उनको। क्या कर दिया? विशिष्टीकृत। विशिष्टीकृत का मतलब है मेरे भाई मैंने कह दिया तुझे ये काम करना है, मतलब मैंने उनको काम बांट दिया, ठीक है। आगे देखेंगे। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्ट कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई? वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। श्वसन की बात तो कर ली, लेकिन इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहन करना पड़ेगा, संवहन करना पड़ेगा। तो इस संवहन के लिए क्या आ जाता है मेरे भाई? देखिए एक बार टाइम देख लेता हूं। चलो 3 मिनट। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं। उपोत्पाद का मतलब है उत्पाद के बाद में जो बचा कुछ, मतलब उत्पाद के अलावा एक उत्पाद और बनता है जिसको बोलते हैं हम उप उत्पाद। उप उत्पाद मतलब उत्पाद से थोड़ा छोटा बन सकता है, उसकी गुणवत्ता में कमी हो सकती है, उसको बोलते हैं उप उत्पाद। जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, मतलब कि हमारे लिए उपयोगी नहीं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो मेरे भाई इसने जो बताया है वो पोषण बताया है, श्वसन बताया है, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बताया है? संवहन बताया है, और चौथी बात की इसने उत्सर्जन की। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं, ठीक है। देखो, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों है पर्याप्त है? क्योंकि हम क्या करते हैं मेरे भाई, विसरण में क्या होगा कि डायरेक्टली, मतलब हम क्या करते हैं इसमें, देखो क्या कहना चाह रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्यों बताओ? चलो तुम बताओगे ये सारी चीजें, आज कमेंट करोगे गुरुजी ये नहीं है, ठीक है। आज कमेंट करोगे, कल मैं आऊंगा जब इसको करा दूंगा। आज तो टाइम भी हो गया। यदि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? चलो मैं ये बता देता हूं, बताऊं या नहीं बताऊं? तुम तो बताओगे, चलो ठीक है। वृद्धि या फिर विकास होना चाहिए, या फिर उसमें तब गति होनी चाहिए, या फिर उसकी शरीर में शारीरिक वृद्धि चाहिए, या कुछ जो बात है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? कच्ची सामग्री में बताओ भाई क्या क्या किया जाता है कच्ची सामग्री में? सर ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन के अलावा मतलब हम क्या करते हैं? वातावरण से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? सूर्य प्रकाश हो गए, सारी चीज क्या है? कच्ची सामग्री है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को मानेंगे भाई? है हमारे, और क्या आ जाता है बताओ? संवहन है, उत्सर्जन है, ये सारे के सारे क्या है? ऐसे प्रक्रम है जो किसी के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम पढ़ेंगे मेरे भाई पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे कल। ये चल रहा होगा हमारे। बताओ कोई दिक्कत भाई मेरे भाई? अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे भाई समझने के लिए बताएंगे मुझे, है ना? है ना? ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल। और मेरे भाई ये आज का देखो तबीयत ऐसी चल रही है थोड़ी सी आज, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं ना, तुम्हें रुकूंगा, है ना? मैं डटा हुआ हूं, तुम्हें डटना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए दिया मेरे भाई। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है। चलो चलते हैं।